मेरी सास विधवा थी। वो ऊपर वाले कमरे में अकेली रहती थी। आधी रात को मेरे बगल वाले कमरे से सिसकियों की आवाज़ आती थी। दिन के वक्त मेरी सास सादा सिंपल सी रहती, लेकिन रात होते ही वो एक दुल्हन की तरह तैयार होती और कमरा बंद कर लेती। मुझे अपनी सास पर शक होने लगा। एक रात मैं चुपके से अपनी सास के कमरे में गई। सामने एक आदमी और एक लड़का मेरी सास के साथ। मेरा नाम अंजलि है। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने बहुत धूमधाम से की, क्योंकि मैं अपने माँ बाबा की इकलौती बेटी हूँ। शादी के बाद जब मैं अपना पहला कदम अपने ससुराल में रखा, तो मैंने अपने ससुराल का माहौल बहुत ही धार्मिक पाया। मेरी सास हर वक्त पूजा पाठ में लीन रहती थी। उन्होंने अपने पूजा पाठ के लिए ऊपर एक छोटा सा मंदिर बनवा रखा था, जहाँ वो हर वक्त पूजा में लीन रहती थी। इसमें किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। मेरी सास ने मुझे भी सख्ती से मना कर दिया था कि मैं कभी भी ऊपर न जाऊं, और ये बात मेरे पति ने भी मुझसे कही थी कि मेरी माँ की हर एक बात मानना। अगर मेरी माँ ऊपर जाने के लिए मना कर रही हैं तो मत जाना। मैंने वजह पूछी तो मेरे पति शिवम कहने लगे, मेरी माँ को पसंद नहीं है कि कोई उनकी पूजा पाठ में विघ्न डाले। मैं उनकी सगी औलाद होने पर भी कभी ऊपर नहीं गया, तो तुम्हें ऐतराज किस बात का है? शिवम की बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी कि ऐसी क्या पूजा पाठ जिसमें किसी दूसरे का दखल ना हो। ऊपर वाले पोर्शन में मेरी सास बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी देती थी। उन बच्चों के सिवाय ऊपर जाने की अनुमति और किसी को नहीं थी। सुबह से लेकर रात तक बच्चों को धार्मिक शिक्षा देती रहती थी मेरी सास। बच्चों के पढ़ने की आवाज़ नीचे तक आती रहती थी। शिवम वैसे तो बहुत नरम मिजाज के मालिक थे और अपनी माँ के आज्ञाकारी बेटे भी थे। मैंने कभी उनको अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं सुना था। शादी की पहली रात उन्होंने बस मुझसे यही इच्छा जाहिर की थी कि अंजलि, मेरी माँ के साथ कभी बदतमीजी से पेश मत आना, क्योंकि उन्होंने बहुत तंग भरी जिंदगी गुजारी है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेले हैं। एक बार मुझसे कहने लगे, मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी, लेकिन दूसरी शादी नहीं की। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी ये तुम्हारी वजह से उन्हें कोई तकलीफ पहुँचे। मैंने शिवम से वादा किया कि मेरी वजह से कभी तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ नहीं पहुँचेगी। उन्हें मुझ में कभी कोई शिकायत नहीं मिली। मैंने सोचा, इतनी सीधी सादी और धार्मिक औरत हैं, आगे से चलकर मुझे क्या समस्या होगी। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी और बहुत प्यार से बात करती थी। आज तक मैंने उन्हें तेज आवाज़ में बात करते और गुस्सा करते कभी नहीं देखा था, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे उनकी हरकतें शक में डालने लगी। शादी के फौरन बाद ही मेरी सास ने मुझे बताया कि मात्र 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। उन्होंने अपने पति के गुजर जाने के बाद बहुत ही मुश्किल समय काटा है। उन्होंने बताया कि शिवम उस वक्त 9 साल के थे जब मेरे ससुर एक हादसे में चल बसे। मेरे ससुर का अपना एक घर था, जिसका ऊपर वाला पोर्शन मेरी सास ने किराए पर दे रखा था, जिनका अच्छा खासा किराया आता था। जिन बच्चों को मेरी सास धार्मिक शिक्षा देती थी, उन बच्चों के माता पिता अपनी मर्जी से जो कुछ पैसे मेरी सास को दे जाया करते थे। हालांकि मेरी सास उन बच्चों को धार्मिक शिक्षा के बदले पैसे नहीं मांगा करती थी, लेकिन वो लोग अपनी खुशी से दे जाया करते थे। बस उन्हीं पैसों से उनकी ज़िंदगी गुजर बसर हो रही थी। लेकिन जब से मेरे पति शिवम की नौकरी लगी थी, तो मेरी सास ने ऊपर वाला पोर्शन खाली करवा लिया और वहाँ बच्चों की संख्या और बढ़ा ली थी। मेरी सास को बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना बहुत पसंद था और मुझे अपनी सास की ये बात बहुत पसंद आती थी। लेकिन बस एक बात पर हैरान होती थी कि मेरी सास रात को भी ऊपर वाले पोर्शन में अकेली रहती थी। हालांकि नीचे इतने कमरे मौजूद थे और रहने की सारी सुविधाएं भी थी। घर में मेरे और मेरे पति के अलावा था ही कौन। मेरी सास दिन और रात का खाना साथ ही खाती थी, लेकिन बाकी का ज़्यादातर वक्त ऊपर छत पर ही गुजारती थी। एक बार शाम की चाय पीते हुए मैंने अपनी सास से कहा, आप पूरा दिन बच्चों को पढ़ाने में ही गुजार देती हैं, मेरे पास तो बैठती ही नहीं। आप बच्चों को एक टाइम ही पढ़ाया करें ताकि आपको भी आराम मिल जाया करे। मेरी बात पर जो जवाब मेरी सास ने दिया वो मुझे बहुत ही अजीब लगा। मेरी सास कहने लगी, तुम अभी मेरी ये बात नहीं समझोगी, मेरी मजबूरी भी हो सकती है। मैं सब बच्चों को एक साथ ही पढ़ाती हूँ। मैं अपनी सास की बात सुनकर हैरान रह गई कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना मेरी सास की मजबूरी क्यों थी। लेकिन मैं अपनी सास के मामले में ज़्यादा बोलती नहीं थी, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन एक बार ऐसा हादसा हो गया
कि मैं अपनी सास पर शक करने लगी। एक बार हमारे घर की लाइट चली गई और फिर पूरे 3 घंटे निकल गए, लेकिन लाइट नहीं आई। रात को मेरी आंख लाइट न आने की वजह से खुल गई। मुझे बंद कमरे में घबराहट महसूस हुई। शिवम नींद के बहुत पक्के थे, इसलिए बिना लाइट के भी सोते रहते थे, लेकिन मुझे लाइट जलाकर सोने की आदत थी। अंधेरे कमरे में मुझे घबराहट होने लगी। मैं कमरे से बाहर आंगन में आ गई। वहां आने के बाद मुझे अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन तभी मुझे ऊपर से रोने की सिसकियों की आवाज़ आई। मैं एकदम चौंक गई। पहले तो मुझे वहम लगा, मेरे घर में कोई बच्चा कैसे हो सकता है, लेकिन मुझे दोबारा आवाज़ आई तो मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ थी, कि जैसे कोई 10-12 साल का छोटा बच्चा रो रहा हो। पहले तो मैंने सोचा कि शायद लाइट की वजह से आस पड़ोस में कोई बच्चा रो रहा होगा, क्योंकि लाइट नहीं थी और गर्मी भी हो रही थी। लेकिन फिर भी दिल नहीं माना। मैं डरते डरते सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाने लगी। जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, वैसे वैसे सिसकियों की आवाज़ और तेज हो रही थी। ऊपर के सब कमरे बंद थे, सिर्फ एक कमरे में ही रोशनी थी और आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। मैं उसी कमरे के बाहर खड़ी हो गई। हालांकि शिवम ने मुझसे मना किया था कि मेरी माँ ने जब मना कर दिया है कि तुम ऊपर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। अब मैं ऊपर छत पर तो आ गई, लेकिन अंदर कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। कमरे के बाहर ही मेरे कदम रुक गए। पहले मैंने सोचा हो सकता है मेरी सास पूजा कर रही हो और पूजा करते समय भगवान से कुछ रो रो कर मांग रही हो। लेकिन अगली आवाज़ तो जो मैंने सुनी, मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। एक आवाज़ मेरे कानों में आई थी, देखो मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। एक 10 या 12 साल के बच्चे ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। उस कमरे के बाहर ना तो कोई खिड़की थी और ना ही रोशनदार, जिससे मैं देख सकती कि अंदर क्या हो रहा है और एक बच्चा हमारे घर में कैसे आ सकता है, वो भी इस वक्त। एक के बाद एक सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। जी चाह रहा था कि दरवाज़ा खटखटाकर अपनी सास को आवाज़ दूँ। अभी यही सोच रही थी कि दरवाज़ा खुला और मेरी सास पसीने से सराबोर मेरे सामने खड़ी थी। मेरी सास के कपड़े अस्त व्यस्त हो रहे थे। मुझे देखकर पहले तो उनके चेहरे की रंगत उड़ गई, फिर जल्दी से उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। पहली बार मेरी सास मुझसे गुस्से में बोली, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि ऊपर मत आना। मेरी सास की हालत खराब हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गई हैं। मेरी सास ने मुझे इस कदर गुस्से से बात की थी कि मैं भी डर गई थी। मेरी सास दोबारा कहने लगी, जाओ नीचे जाओ और खबरदार तुम दोबारा ऊपर आई। वो चिल्लाकर बोली। मैं जल्दी से नीचे उतर गई और अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे लिए मेरी सास का रवैया हैरान कर देने वाला था। वो तो बहुत ही धीरे और प्यार से बात करती थी। उनके शब्दों में ऐसी चाशनी घुली होती थी कि उनके बोलने से मिठास का एहसास होता था। लेकिन जो रूप अभी मैंने अपनी सास का देखा, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मेरी सास थी। मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। आखिर मेरी सास के कमरे में एक बच्चा रो रहा था, और वो क्यों रो रहा था कि मेरे पास मत आना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरी सास का इतना ज़्यादा डर जाना, मुझे देखते ही जल्दी से दरवाजे को बंद कर देना, अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर निकलना, मुझे सब कुछ ये बातें शक में डाल रही थी। मेरी सास तो बहुत ही धार्मिक थी। वो हर वक्त सफ़ेद साड़ी का पल्ला डाली रहती थी, लेकिन उस वक्त तो उन्हें होश ही नहीं था कि उनकी साड़ी का पल्ला कहाँ जा रहा है। सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा। मेरी शादी को 4 महीने गुजर गए थे और इन 4 महीनों में मैंने अपनी सास को एक बहुत ही अच्छी औरत पाया था, लेकिन आज वो जिस तरह कहर भरी नज़रों से देख रही थी, मैं तो अंदर से ही कांप गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। कौन था वो बच्चा जो बच्चे मेरी सास के पास धार्मिक शिक्षा लेने के लिए आते हैं? वो बच्चे तो हमारे मोहल्ले के ही थे और वापस भी चले जाते थे। कहीं मेरी सास बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के पीछे कुछ गलत काम तो नहीं कर रही? इन्हीं सोच ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। अगला दिन मेरे लिए और भी मुश्किल से भरा हुआ था। रात नींद न आने की वजह से मैं सुबह देर तक सोती रही थी और तभी अजय ने मुझे गुस्से से चीखते हुए उठाया। मैं एकदम से उठी। अजय बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने मुझसे बहुत ही गुस्से से पूछा, क्या तुम रात को ऊपर छत पर गई थी? मैंने कहा जी, वो मुझे किसी बच्चे की। अभी मेरी बात मेरे मुंह में ही थी कि अजय चिल्लाकर बोले, जब तुम्हें एक बार मना कर दिया गया ऊपर नहीं जाना तो तुम्हें यह बात समझ नहीं आई थी। मैंने कहा मेरी बात तो सुनो। वहाँ मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी।
मेरी बात सुनकर अजय ने जो बात कही उसे सुनकर मेरा दिल कांप गया था। अजय ने कहा कि मेरी माँ रात को भी पूजा पाठ करती रहती हैं और इस पूजा पाठ के दौरान ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण करती हैं कि प्रेत आत्मा बच्चों की सूरत में उनके मंत्रों को रोकने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाती रहती हैं। कभी कभी बच्चों की आवाज़ निकालती हैं तो कभी कुछ करती हैं। अजय की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी कि मेरी सास प्रेत आत्माओं को वश में करने के भी मंत्र पढ़ती हैं। अजय की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा कि अब चाहे ऊपर से कैसी भी आवाज़ आती रहे, मैं अब ऊपर नहीं जाऊंगी। मैंने तो तौबा तौबा कर ली। अजय मेरी बात सुनकर शांत हो गए थे, लेकिन मुझे एक बात अभी भी परेशान कर रही थी कि अगर मेरी सास पूजा पाठ या मंत्रों का उच्चारण करके प्रेत आत्माओं को वश में कर रही थी तो फिर मेरी सास के कपड़े अस्त व्यस्त क्यों थे। दिन भर तो कितनी सादे तरीके से थी, लेकिन उस समय जो मैंने अपनी सास का रूप देखा मैं सोच में पड़ गई थी। मैंने अपनी सास को पहली बार इस तरह बिना साड़ी के देखा था। साड़ी का पल्ला सर के नीचे जा चुका था, या यूँ कहिए कि पूरी साड़ी खुलकर नीचे गिरने वाली थी। उस समय मैं कितना हैरान हुई थी। मेरी सास कहीं से भी मेरी सास नहीं लगती थी, वो मेरी बड़ी बहन जैसी लगती थी। और फिर मेरी सास ने खुद ही बताया तो था कि उनकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। इसका मतलब अभी मेरी सास की उम्र 40 के आसपास होगी। 40 के आसपास होने के बावजूद भी मेरी सास अपने उम्र से 5 साल छोटी ही लगती थी। खैर, मैंने अपने इन सारे सवालों को झटका और घर के कामों में बिजी हो गई। इस बात के 2 दिन बाद मैं अपने कमरे की अलमारी साफ कर रही थी, लेकिन मैं उस वक्त चौंक गई जब मेरी सबसे अच्छी साड़ी मेरी अलमारी में से गायब थी। मैं बहुत हैरान हुई कि ये कैसे हो सकता है। हमारे घर में तो कोई काम करने वाली भी नहीं होती थी, सारे काम मैं खुद ही करती थी। फिर मेरी नई साड़ी कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सास की बुलाई हुई आत्माएं नीचे भी आ जाती हों। अब तो मुझे अपने घर से भी डर लगने लगा था। एक रात अचानक मेरी आंख बर्तनों की खटखट से खुल गई। मैंने घड़ी के टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बाहर आई तो मुझे खाने की खुशबू आ रही थी और ताज़ी रोटी की भी। मैं डरते डरते किचन में आई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं फिर कोई प्रेत आत्मा ना हो। लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गई, वहाँ तो मेरी सास रोटियां बना रही थी और साथ ही एक कढ़ाई में कुछ सब्जी भी बन रही थी। मेरी सास बहुत ही जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी हुई थी, लेकिन मैं हैरान रह गई कि भला इतनी रात में मेरी सास किसके लिए खाना बना रही हैं। हैरत का एक और झटका लगा जब मैंने अपनी वही सबसे प्यारी साड़ी अपनी सास को पहने देखा। मैं हैरत से अपनी सास को देखने लगी, कहीं से भी वो मेरी सास नहीं लग रही थी। खुले ब्लाउज पर मेरी खूबसूरत साड़ी पहने हुए थी, उनके बाल खुले हुए थे और हाथों में कांच की चूड़ियाँ थी। चेहरे पर हल्का मेकअप भी था। ऊपर वाले पोर्शन में किचन नहीं था, इसलिए शायद वो नीचे कुछ बनाने आई थी, लेकिन खाना तो फ्रिज में मौजूद था। फिर वो ताज़ा खाना क्यों बना रही थी? और ये बात भी मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि भला मेरी सास ने मेरी साड़ी चोरी क्यों की। मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। अभी तक मेरी सास की नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ी थी। मेरी सास मेरे लिए एक पहेली बन गई थी। मैं दबे पांव वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा दिमाग पूरी तरह से चक्कर खा रहा था। मेरी सास के कितने रूप हैं। सबके सामने पूजा पाठ में लीन रहने वाली औरत रात को किस तरह फैंसी साड़ी पहनकर तैयार होकर घूम रही थी। आखिर मेरी सास इतना तैयार किसके लिए हुई थी? मेरे पति अजय अपनी माँ को कितना सम्मान देते हैं, उन्हें कितना सीधा समझते हैं। अपनी माँ के सामने नजरें भी ऊपर नहीं उठाते। अगर अजय अपनी माँ के ये रंग ढंग देख ले तो शायद उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास न आए। दोपहर को मेरी सास नीचे हमारे साथ ही खाना खाती थी। वो अपना सादा रूप लिए बैठी हुई थी। मैं गौर से अपनी सास को देख रही थी। रात वाली तैयारी का उनके चेहरे पर कोई नामो निशान नहीं था। मैंने अपनी सास से पूछा कि मम्मी जी, मेरे नीले रंग की फैंसी साड़ी पता नहीं कहाँ गई। वो मुझे बहुत पसंद थी, न जाने कहाँ चली गई या फिर पता नहीं कौन ले गया। मेरी बात सुनकर मेरी सास घबरा सी गई। कहने लगी, तुम्हारी अलमारी में ही होगी, यहाँ तो कोई काम वाली भी नहीं आती, ठीक से देखो वहीं होगी। वो बात तो मुझसे कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज़ उनका साथ नहीं दे रही थी। मैंने फिर कहा, मम्मी जी, मैंने अपनी अलमारी बहुत अच्छे से चेक की है, मेरी वो साड़ी अलमारी में नहीं है। मुझे लगता है भूत का बच्चा ले गया होगा, जिसके रोने की आवाज़ें और सिसकियाँ मैंने कुछ दिन पहले सुनी थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास और भी ज़्यादा डर गई। मैं अपनी सास को गौर से देखने लगी। मैंने अपनी सास से कहा
कि आपने अपने आप को कितना फिट फाट रखा हुआ है। ये तो अच्छी बात है, वरना तो इस उम्र में आकर औरतें बहुत मोटी हो जाती हैं। मम्मी जी, अगर आप मेरे कपड़े पहनेंगे तो आपको आराम से वो कपड़े आ जाएंगे। मैं अपनी इन बातों से अपनी सास से कुछ बुलवाना चाहती थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास का खाना गले में अटक गया था। वो खांसने लगी थी। मैंने जल्दी से उन्हें पानी दिया। वो पानी पीकर आधा खाना छोड़कर ही ऊपर चली गई। मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कोई तो राज है, यहाँ कोई प्रेत आत्माएं नहीं, यहाँ कुछ और ही चक्कर है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं सारी सच्चाई जानने की कोशिश करूंगी। मैंने शाम को अपने कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोली तो मेरी साड़ी वापस मेरे हैंगर में लटक रही थी, लेकिन जल्दबाजी में रखने की वजह से अच्छे से उसको तह नहीं लगा पाई। ऐसे जल्दी जल्दी हैंगर में डाल दिया गया था। जब रात को मैं किचन में काम कर रही थी तभी मेरी सास यह साड़ी मेरी अलमारी में रख गई होंगी। बात ये नहीं थी कि मेरी सास मेरी साड़ी पहनी क्यों थी, बात ये थी कि आखिर पहना क्यों और किसके लिए पहनी। जब वो दिन के समय सबके सामने सादा सिंपल रहती हैं, फिर रात में इतनी तैयारी किसके लिए थी? यह एक ऐसा सवाल था जो मेरी समझ से बिल्कुल परे था। अब बेसब्री से मुझे रात का इंतजार था। जैसे ही अजय सो गए, मैं कमरे से बाहर आ गई और ऊपर वाले हिस्से में चली आई। और इस बार जो मैंने अपनी आंखों से देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। जब उस कमरे के पास पहुंची तो मुझे अभी किसी बच्चे की आवाज़ आ रही थी। वो बच्चा वही बात दोहरा रहा था, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो, मुझे तुमसे डर लगता है। मैंने दरवाजे के होल से अंदर झांकने की कोशिश की तो मेरी रूह कांप गई। मेरी सास 10-12 साल के बच्चे के साथ जबरदस्ती। मैं फौरन पीछे हट गई। जो हकीकत मुझ पर खुलकर सामने आई थी, जिसे मैं समझ रही थी, उसे सोचकर ही मुझे अपने सास से घिन आ रही थी। मेरे दिल की धड़कनों की ये हालत थी कि मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मुझे अपनी सास का ये रूप देखा नहीं जा रहा था। जो कुछ मैंने देखा उसका साफ मतलब था कि मेरी सास छोटे बच्चों से अपने शारीरिक जरूरतें ये सोचकर ही घिन आ रही थी। लेकिन मेरी सास के पास ये बच्चे आते कहाँ से थे? क्या दिन में पढ़ने वाले बच्चों में से किसी एक बच्चे को मेरी सास कमरे में छिपा लेती हैं और रात में फिर उसके साथ? जब मैंने अपनी सास के कमरे में झांका था और उस बच्चे पर मेरी निगाह पड़ी थी तो वो बच्चा, इस बच्चे के हाथ पांव बंधे हुए थे और वो बेचारा बेबस, और मेरी सास उससे ज़बरदस्ती अपने करीब करने की कोशिश कर रही थी। मेरा दिमाग चकराने लगा, मेरी आंखों में से आंसू आ गए। ये कैसा सच था जिसने मेरा दिल दहला दिया था? मैं फौरन नीचे उतर आई और अपने बेड पर आकर बैठ गई। मैं चाह रही थी मैं खुद पर कंट्रोल कर लूं, लेकिन यह मेरे बस से बाहर था। मेरी आंखों से बेहिसाब आंसू बहने लगे थे। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन वो बहे जा रहे थे। मैंने ऐसा तो पहले कभी होते नहीं देखा था। मेरी सिसकियाँ तेज होने लगी थी तो मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरी आवाज़ अजय के कानों तक न जाए। आज जो मैंने देखा वो बात मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मेरी सास का ये घिनौना रूप मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस 10-12 साल के बच्चे की बेबसी और डर देखकर, सास उस बच्चे की तरफ बढ़ती बेकरारी देखकर मुझे उस बच्चे की हालत पर दया आने लगी थी। न जाने वो बच्चा कब से मेरी सास के कमरे में कैद था और मेरी सास के जुल्मों का शिकार हो रहा था। रोने पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आखिर मेरी सिसकियाँ सुनकर अजय उठ बैठे। मुझे इस तरह से रोते देखकर अजय हैरान हो गए थे। वो जल्दी से मेरे पास आए और बोले, क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है या फिर कोई बुरा सपना देखा है? मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे रोने की आवाज़ सुनकर अजय जग जाएं। मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया था लेकिन कर न सकी। मैं जानती थी कि मेरे रोने की वजह से अजय पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। सच तो वो शायद कभी नहीं सुनेंगे। अजय बार बार मुझसे मेरे रोने की वजह पूछ रहे थे। मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मुझे इस तरह जोर जोर से रोता देखकर अजय बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अजय जल्दी से मेरे पास आए, मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोले, ऐसा भी क्या दर्द है जो तुम इतना रो रही हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अब मैं अजय को क्या बोलती कि मैं सर दर्द की वजह से नहीं बल्कि उस बच्चे को याद करके रो रही हूँ। उस मासूम के साथ तुम्हारी माँ न जाने क्या क्या जुल्म कर रही हैं। मैंने अजय को समझा दिया। सर दर्द की गोली खाई और सोने की कोशिश करने लगी। अजय मेरा सर दबाने लगे। अजय अपनी माँ से जितना प्यार करते थे उतना ही मेरा भी ख्याल रखते थे। मुझे आज तक कोई तकलीफ नहीं होने दी और ना ही कभी अजय ने मुझे अपने कामों के लिए परेशान किया था। ना जाने कब मुझे नींद आ गई।
लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर के पास मेरी सास बैठी हुई थी। वो कुछ पढ़ रही थी, शायद हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। अजय भी हमारे पास ही बैठे हुए थे। जब मैंने अपनी सास को अपने पास बैठा देखा तो मैं झट से उठ गई। मुझे उस औरत से घिन महसूस हो रही थी, जो दिन में हर वक्त भगवान का नाम जपती रहती है और रात को कितना गंदा काम करती थी। वहाँ पर मासूम से उस 10-12 साल के बच्चे के साथ मुझे इस तरह उठते देखकर अजय कहने लगे, कैसी तबीयत है तुम्हारी? रात को शायद तुम डर गई थी, इसलिए मम्मी जी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। देखना थोड़ी देर में तुम ठीक हो जाओगी। मेरी माँ के पढ़ने में बहुत ही असर है। ये सुनकर मैंने बहुत ही हैरत से अजय की ओर देखा। अजय कितना मानते हैं अपनी माँ को, पर फिर भी अपनी सास की तरफ देखा तो अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने में ये भी भूल बैठी कि उनका बेटा उन्हें अपने दिल में क्या सम्मान दिए बैठा है। जब उसे सच का पता चलेगा तो उनके बारे में क्या सोचेगा। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, हनुमान चालीसा की ज़रूरत नहीं है। ना चाहते हुए भी मेरे बोलने के अंदाजे में गुस्सा आ गया था। मेरे गुस्से भरे शब्द सुनकर अजय के माथे पर बल पड़ गए थे, लेकिन मैं सोच चुकी थी कि आज मैं अपनी सास का पर्दाफाश कर दूंगी। अजय मुझसे कहने लगे, तुम्हारी चिंता में मम्मी जी कब से तुम्हारे पास बैठी हैं और कुछ न कुछ पढ़े जा रही हैं और तुम उनसे इन शब्दों में बात कर रही हो। मैंने गुस्से से कहा, तुम अगर अपनी माँ की असली चेहरा देख लो तो तुम भी अपनी माँ से नफरत करने लगोगे। मेरी बात सुनकर जहाँ मेरी सास के चेहरे का रंग बदल रहा था, अजय भी मुझे गुस्से से देखने लगे थे। कहने लगे, शायद तुम होश में नहीं हो, तुम्हें अंदाजा है कि मेरी माँ के बारे में तुम क्या कह रही हो। मैंने कहा, हाँ, अपने होश में हूँ और मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आपकी माँ बहुत ही बेरहम औरत हैं। मेरे मुँह से इतना सुनते ही अजय का हाथ मेरे गालों पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ गया। बकवास बंद करो और निकल जाओ यहाँ से। मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाने वाली होती कौन हो? अजय गुस्से से बिखरे हुए थे। अजय दूसरा थप्पड़ मारने ही वाले थे, लेकिन मेरी सास ने उन्हें पकड़ लिया और कहने लगी, खबरदार, जो तुमने बहू पर हाथ उठाया, अगर वो नादानी कर रही है तो तुम तो होश में काम लो। मैंने गुस्से से कहा, मैं साबित कर सकती हूँ कि आपकी माँ बंद कमरे में क्या गुनाह करती हैं। मेरी बात सुनकर अजय ने अपना हाथ अपनी माँ के हाथों से छुड़ाया और मेरे पास आ गए। कहने लगे, मेरी माँ इतनी शरीफ और नेक माँ को तुम गुनहगार साबित करोगे? चलो करो साबित। अगर तुम झूठी निकली तो मेरे हाथों तुम जिंदा नहीं बचोगी। ये बात उन्होंने मुझ पर चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, ठीक है, आइए मेरे साथ। मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो अजय की इन धमकियों से डर जाती। क्योंकि रात को मैंने अपनी आंखों से अपनी सास के कमरे में एक बच्चे को बेबस हाल में देखा था। जैसे ही मैं अजय का हाथ पकड़कर ऊपर छत पर जाने लगी तो मेरी सास अचानक से ही हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। कहने लगी, तुम लोग ऊपर नहीं जाओगे। मैंने कहा, क्यों नहीं जाएंगे? ताकि आपका पोल न खुल जाए कि आप मासूम कम उम्र बच्चों के साथ क्या करती हैं। अजय अपनी माँ की इस हरकत पर हैरान हो गए थे। मेरी सास कहने लगी, तुम लोगों को मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं तुम लोगों को ऊपर नहीं जाने दूंगी। अजय कहने लगे, क्या बात है माँ, ऐसा भी क्या है ऊपर जो मुझे आज तक ऊपर जाने से आपने रोक रखा है? मैंने कभी आपकी बात नहीं टाली, लेकिन मुझे देखना है। मेरी सास अजय को मना करती रह गई, लेकिन वो ऊपर चले गए। ऊपर के सारे कमरे खोल खोल कर देखने लगे और फिर एक कमरे में उसे वो बच्चा मिल गया जो रस्सियों से बंधा हुआ था। उसके सामने बहुत से खिलौने और खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन वो एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ था। हम सबको देखकर और भी ज़्यादा डर गया और दीवार के साथ लग गया। मैंने अजय से कहा, देख रहे हो इस बच्चे की हालत, जिसे तुम्हारी माँ की हवस ने खौफजदा कर दिया है। मेरी बात सुनकर मेरी सास रोने लगी। बोली, बस करो, तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम मत लगाओ। ये मेरा बच्चा है, मेरा खुद का बेटा। अपनी सास के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अजय बड़ी हैरानी से अपनी माँ को देख रहे थे, क्योंकि मेरी सास के तो एक ही बेटा था। अजय के अलावा उनका कोई दूसरा बच्चा नहीं था। फिर भला मेरी सास के ये बेटा कहाँ से आया? मेरे ससुर जी को भी गुजरे काफ़ी समय हो गया था। मेरी सास बेड पर बैठ गई और रो रही थी। कहने लगी, ये बच्चा दिमागी मरीज है। ये सुनकर हम दोनों के सिर पर एक और आसमान गिर पड़ा। मेरी सास अभी रो रही थी। मैंने और अजय ने सारे कमरे देख लिए थे, लेकिन अभी एक कमरा और बचा था जो बंद था। मैं अजय का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरी सास ने खुद ही दरवाज़ा खोला। जो इंसान अंदर बैठा था उसे देखकर मेरा पति हैरान और परेशान था। सामने वो आदमी चारपाई पर लेटा हुआ था, जिसे देखकर अजय भागकर उसके सीने से लग गया और कहने लगा, बाबा, आप जिंदा हैं।
ये सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा। एक के बाद एक धमाके मेरे ऊपर हो रहे थे। मेरी सास बोली, हाँ अजय, एक्सीडेंट में तुम्हारे पापा मरे नहीं थे, बल्कि उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया था और वो कत्ल उनके दोस्त ने किया था। लेकिन पिस्तौल तुम्हारे पापा को पकड़ा दी थी। तुम्हारे बाबा ने फेंक दी और वो घर से भाग गए थे, वरना पुलिस इन्हें पकड़ लेती और फांसी की सजा दे देती, क्योंकि उस पर तुम्हारे बाबा की उंगलियों के निशान थे, जो किसी ने किया था आज से 12 साल पहले। उस रात को तुम्हारे बाबा मुझसे मिलने आए थे। कहने लगे मैं कभी भी किसी को ये न बताऊं कि मैं जिंदा हूँ। फिर मैं और तुम्हारे बाबा छुप छुप कर मिलने लगे थे और फिर मैं उम्मीद से हो गई। मुझे ये डर था कि कहीं तुम्हें ये खबर न लग जाए, इसलिए तुम्हारी मौसी की बीमारी का बहाना बनाकर मैं गांव चली गई थी, जहां मैंने तुम्हारे इस भाई को जन्म दिया था। मैंने इसे तुम्हारी मौसी को दे दिया था। काफ़ी समय तक तुम्हारी मौसी ने ही तुम्हारे भाई की देखभाल की थी, लेकिन अब वो बीमार रहने लगी थी, इसलिए मैं और तुम्हारे बाबा इस बच्चे को वापस ले आए। लेकिन ये बच्चा मुझे नहीं पहचानता, मुझसे डरता है, अपने सीने से लगाने को तड़पती हूँ, इसे प्यार करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए इसके हाथ पैर बांध रखती हूँ, क्योंकि खुद को नुकसान पहुँचा सकता है और ये जोर जोर से दरवाज़ा भी बजाने लगता है। मैं डर जाती हूँ कि कहीं किसी को खबर न हो जाए, इसलिए रात को ऊपर ही सो जाती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारे बाबा के साथ थोड़ा समय भी गुजार लेती हूँ, लेकिन मैं ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी। तुम्हें नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये बात फैल न जाए। अगर ये बात किसी को पता चल जाती तो तुम्हारे पापा पकड़ जाते। अपनी सास की सच्चाई सुनकर मुझे खुद पर शर्म आने लगी। मेरी सास तो बहुत ही बहादुर औरत है। अपने पति को बचाने के लिए उस औरत ने न जाने कितनी तकलीफ उठाई थी। मेरे पति ने शहर छोड़ दिया और हम दूसरे गांव में चले गए ताकि सुकून से अपनी जिंदगी जी सके, जहां किसी का डर न हो। मैंने अपनी सास से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि हर बार आंखों का देखा सच नहीं होता। मेरी सास ने भी मुझे माफ़ कर दिया था। अजय अपने छोटे भाई का इलाज कराने के लिए शहर लेकर आते रहते हैं और एक अच्छे डॉक्टर के पास उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि आपका भाई जल्दी ठीक हो सकता है। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरा देवर जल्दी से ठीक हो जाए और मेरी सास को उन्हें उनकी तकलीफ से छुटकारा दे दे। आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।